चलो स्टार्ट करिए। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो जो डेफिनेशन, द वर्ड स्टैटिस्टिक में बी यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो ये एमसीक्यू में 100% आएगा, याद रखना। In singular sense, in singular sense, statistic is considered as a statistical method. Singular sense में क्या बोलते हैं? Statistical method। और plural sense में statistic को क्या बोलते हैं? Statistical data। समझ में आया? सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक को बोला जाता है मेथड, और प्लूरल सेंस में स्टेटिस्टिक को बोला जाता है डेटा। तो देखते हैं, statistics as a statistical data, plural sense. In plural sense, the word is used to indicate collection of fact in figure, collection of fact in figure। या अपने सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है खाली आंकड़ों को एकत्रित करना, नंबर्स को एकत्रित करना, फिगर को एकत्रित करना। किसके अंदर? प्लूरल सेंस में। चाहे तुम्हारा प्रोडक्शन हो, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो, चाहे तुम्हारा सेल्स हो, चाहे तुम कोई भी चीज की तुम माहिती, कोई के ऊपर भी तुम संशोधन करते हो, रिसर्च करते हो, तो प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक का मतलब होता है खाली आंकड़ों को एकत्रित करना। क्लियर? नाउ इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मींस स्टैटिस्टिकल मेथड। मेथड का मतलब क्या? स्टैटिस्टिक एक पूरी प्रक्रिया है। देखते हैं। In singular sense, the word statistic refer to science which deal with method of collecting collecting का मतलब बेगी करना, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अलग अलग करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद अपना अन्यवोजन यानी अपना अनुमान लगा के उसके ऊपर रिसर्च करना, अपना अपना अनुमान के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना और उसके हिसाब से सही डिसीजन लेना। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है पूरी मेथड, जहां पे डेटा को तुम कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद अलग अलग करोगे, अलग अलग करने के बाद उसको तुम सही तरीके से प्रेजेंट करोगे, और उसके बाद उसके ऊपर तुम संशोधन करोगे, एनालिसिस करोगे। देखो ये डेफिनेशन को हम डिटेल में देखते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? तो लिखा हुआ है, इट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। एमसीक्यू में आ सकता है कि स्टैटिस्टिक का पहला स्टेप क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक का पहला स्टेप होता है कलेक्ट करना। utmost care must be taken in collection data because they constitute foundation of statistical analysis। यानी बताना ये चाहे कि जब भी तुम कोई आंकड़े कलेक्ट करो तो आपको कंप्लीट प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आंकड़े कलेक्ट नहीं होंगे वहां तक आगे का प्रोसेस तो होना नहीं है। तो कलेक्शन का मतलब होता है आंकड़ों को बेगी करना। देखो लिखा हुआ, इफ दे आर फॉल्टी, अगर आपने डेटा कलेक्ट करने में कोई गलती कर दी, माहिती को एकत्रित करने में कुछ लोचा कर दिया, द कंक्लूजन कैन नेवर बी रिलायबल, यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो भरोसे लायक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आंकड़ों को सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया है। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। ये तुम्हारा जो पॉइंट नंबर 1 था, कलेक्शन अवॉर्ड हुआ। अब जाते ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? उसको अलग अलग तरीके से भागले पाड़ देना। जैसे एग्जाम्पल, मैंने 500 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया। कितने स्टूडेंट का? 500। तो ये हो गया कलेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, वो 500 स्टूडेंट को डिवाइड कर दूंगा। भाई 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं। 300 लड़कों के अंदर 100 लड़के फर्स्ट ईयर में, 150 लड़के सेकंड ईयर में, और 50 लड़के थर्ड ईयर में। इसी तरह 200 लड़कियां हैं, उसमें से 120 लड़कियां फर्स्ट ईयर में,
40 लड़कियां सेकंड ईयर में और बची कुछ 40 लड़कियां थर्ड ईयर में। तो ये मैंने क्या करा, जो डेटा कलेक्ट किया था उसको प्रेजेंट करा, ऑर्गेनाइज करा, जिसको बोलते हैं टेब्यूलेशन। कोष्टक नहीं रीत पढ़ा था ना 11वें में, कोष्टक पढ़ा था ना। नंबर 3 प्रेजेंटेशन। आप अपने टेबल तो बना डाला, मगर टेबल बनाने के बाद उसको डायग्राम, ग्राफ, पेपर, चार्ट उसके जरिए प्रेजेंट करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे आंकड़े सही ग्राफ या सही डायग्राम से प्रेजेंट करोगे तो साधारण से साधारण मनुष्य को भी वो डेटा समझने में इजी होगा। The classified data is to be presented in such a form that it can be easily understandable. For this, diagram and graphs are used for this purpose. माहिती कलेक्ट करी, उसके बाद उसको टेबल के तौर पे सही तरीके से विस्तृत करा, अलग अलग करा, उसके बाद उसको डायग्राम ग्राफ से प्रेजेंट करा। अब प्रेजेंट करने के बाद तुम अपना एनालिसिस करोगे, यानी उसको ऊपर स्टडी करोगे, भाई क्या करने जैसा है, किस पे स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, क्यों स्टडी करना है, कौन से लेवल तक स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। The basic purpose of analysis is to prepare the data in such a manner as to be in position to draw definite conclusion, ताकि तुम सही conclusion पे आ सको। conclusion का मतलब अपनी राय पे आ सको। अब ये सब के लिए तो बहुत मेथड conclusion करने के लिए, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस पढ़ा था ना, सहसंबंध, नियत संबंध, मध्यवर्ती स्थिति ना माप, ये सब 11-12 में तुमने पढ़ा था। तो उसके जरिए तुम एनालिसिस करोगे। एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब अपना डिसीजन लेना। द लास्ट स्टेज, ये स्टेट नहीं है, ये लास्ट स्टेज है, सुधार लेना। द लास्ट स्टेज इज टू डिराइव द कंक्लूजन एंड गेट कमेंट ऑफ द इंक्वायरी अंडर स्टडी। करेक्ट इंटरप्रिटेशन कैन हेल्प इन टेकिंग करेक्ट डिसीजन। तुमने आंकड़े क्यों कलेक्ट किए थे? तो मकसद क्या था कि कोई ना कोई आपको निर्णय लेना होगा। तो ये तुम्हारी स्टेटिस्टिक की पहली डेफिनेशन अवर हुई सिंगुलर सेंस में। पहली डेफिनेशन अवर हुई सिंगुलर सेंस में। इंटरनल एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकती है कि सिंगुलर सेंस में क्या था, मेथड। मेथड का मतलब 4 चीज, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। वो अलग अलग नहीं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक ही पॉइंट है। क्लियर? अब जाते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक एज स्टैटिस्टिकल डेटा। अब स्टैटिस्टिकल डेटा किस में आता है? तो स्टैटिस्टिकल डेटा आता है प्लूरल सेंस में। क्लियर? क्योंकि सिंगुलर सेंस में तो क्या था, मेथड था। प्लूरल सेंस में क्या आता है, डेटा। अब याद रखना, जिसको ये व्याख्या याद हो गई उसको ये आंसर याद हो गया। What are the characteristic of statistical data? स्टेटिस्टिक के लक्षण क्या है? ये एग्जामिनेशन में आज दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने आईएमपी क्वेश्चन दे दिया था पहले ही दिन, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आएगा ही। अगर फाइनल एग्जाम लिखित होती है तो ये सवाल 100% आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, कि स्टैटिस्टिक के लक्षण क्या है। तो जो डेफिनेशन है वही इसके लक्षण है। प्रोफेसर होरेस सेक्रिस्ट हैज गिवन मोस्ट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे एग्जॉस्टिव, सबसे अच्छी, सबसे साइंटिफिक डेफिनेशन किसने दी थी? तो साइंटिफिक और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था प्रोफेसर होरेस सेक्रिस्ट। अब इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है? तो मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, मगर याद रखना मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूं, मैं डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूं। तो देखो, पॉइंट नंबर 1, बाय स्टैटिस्टिक वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूं, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आंसर है। 7 मार्क का क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक के लक्षण बताओ, तो जो डेफिनेशन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वही लक्षण है। तो क्या आता है? बाय स्टैटिस्टिक वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। फैक्ट मीन्स हकीकत,
एग्रीगेट का मतलब एक से ज्यादा। अब एग्जाम्पल पे ध्यान देना, भौमिक की मंथली इनकम पे स्टडी करना है, भौमिक की मंथली इनकम पे स्टडी करना है, तो ये स्टेटिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला, भौमिक, भौमिक एक व्यक्ति है, मगर डेफिनेशन क्या बोलती है, एग्रीगेट यानी एक से ज्यादा। मगर ओम क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों की मंथली आवक पे स्टडी करना है, तो इसको बोलेंगे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है एक जन के ऊपर स्टडी करने को स्टेटिस्टिक नहीं बोला जाता, एक जन पे स्टडी करने को स्टेटिस्टिक नहीं बोला जाता। स्टेटिस्टिक के लिए एक से ज्यादा लोगों का या एक से ज्यादा वस्तु का या तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्लियर? नंबर टू, affected affected to the mark extent by multiplicity of causes। स्टेटिस्टिक पे जो असर करने वाले मुद्दे हैं वो एक नहीं है, कैसे है, मल्टीसिप्लिटी, एक से ज्यादा है। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। तो मैंने बताया इस बार खेडूतों की फसल अच्छी रही, खेडूत, मैंने खेडूत नहीं बोला, खेडूतों यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी हो गया एक से ज्यादा। अब मल्टीसिप्लिटी ऑफ कजिस क्या हुआ, अफेक्ट, यानी मैंने क्या बोला, खेडूतों की फसल अच्छी रही, तो अफेक्ट कैसे हुआ, भाई मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1, इसके लिए खेती ज्यादा करी होगी। पॉइंट नंबर 2, इस बार बरसात अच्छा हुआ था, इसके वजह से फसल ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, खेडूतों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, इसके लिए फसल अच्छी हुई। खेडूतों ने सही टेक्नोलॉजी के साथ काम किया था, इसके लिए फसल अच्छी हुई। खेडूतों को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला था, इसके लिए खेती बाड़ी अच्छी हुई। तो इसका मतलब खेती ज्यादा होने के पीछे क्या हुए, एक से ज्यादा कारण हुए। तो स्टेटिस्टिक वही बोलता है कि इसके ऊपर जो कारण होते हैं वो एक कारण ही होता, हर मकसद के पीछे एक से ज्यादा लक्ष्य होता है। पॉइंट नंबर 3, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि स्टेटिस्टिक खाली नंबर्स में आते हैं, किस में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, आंकड़े में आते हैं। यानी खेडूतों की फसल भाई 1000 टन हुई, भाई ओम क्लासेस के बच्चों की आवक प्रति मास 15,000 रुपया, देश की राष्ट्रीय आवक बाय प्रति, सॉरी, राष्ट्र अपने माथाधिक आवक पर कैपिटा इनकम बाय $2110 2019 के आंकड़े के मुताबिक, बराबर है। देश की बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी देखो तो अभी भी इंडिया में 28% लोग गरीब है, यानी न्यूमेरिकली, अपने गरीबी नहीं बोलते, 28% गरीबी। यानी स्टेटिस्टिक हमेशा नंबर्स में ही होगा, जो चीज नंबर्स में नहीं आता वो स्टेटिस्टिक्स में नहीं आता। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy। यानी अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपने स्टेटिस्टिक पढ़ा हुआ है, तो तुम स्टेटिस्टिक के आंकड़ों का अनुमान लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, एस्टीमेट लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि लगा दो, अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। सर कोई उदाहरण आपको तो खबर पड़े, चालो આપણે उदाहरण લઈએ। वाड़ी के अंदर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया कोई भाषण के लिए। एग्जाम्पल पे ध्यान देना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए वाड़ी में आ रहे, तो कॉमन सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो आपको वाड़ी के अंदर, आपके विस्तार के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30-40 हजार चेयर का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 40 बोला, इसका मतलब आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर? मगर दूसरा एग्जांपल, आपने आपकी दुकान के उद्घाटन के लिए, आपकी दुकान के उद्घाटन के लिए मोहित सर को इनवाइट किया। अब कॉमन है, मोहित सर और नरेंद्र मोदी जी में फर्क है, मोहित सर और नरेंद्र मोदी जी में फर्क है। तब अब मोहित सर हो गए,
तो हाँ भाई, मोहित सर उद्घाटन पे आ रहे हमारी दुकान पे या भाषण देना आ रहे, 500 कुर्सियां या 200 कुर्सियां ही इनफ है। समझ में आया? एक्यूरेसी यानी तुम्हारे पास अगर क्षमता है तो तुम अनुमान लगा सकते हो। मगर अब मोहित सर की बात करो, तुमने बोला हम भौमिक भाई को उद्घाटन पे बुलाए। भाई भौमिक भाई बहुत वेल नोन पर्सन है, बाहर बाकड़ों पे रात को 2-2 बजे तक बैठते हैं, तो बड़े बड़े भाई लोग आने वाले हैं, तो कौमा ने 500 नहीं 700 कुर्सियां लगाओ, भौमिक भाई है भाई। यानी क्या हुआ कि स्टेटिस्टिक के आंकड़ों का तुम अनुमान लगा सकते हो। अब मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने परीक्षा दी 12वें में, तो आपने अनुमान लगा लिया, हाँ भाई 60% आएंगे। इसका मतलब 60 नहीं 58-59 भी हो सकते, 62-63 भी हो सकते। अब तुम 60 का अनुमान लगाओ, उन्हें 80 आएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, यानी आपकी सोच गलत है। आप 60 सोचते हो 40 है तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही बताया, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास क्षमता है तो आप स्टेटिस्टिक के आंकड़ों का अनुमान लगा सकते हो। क्लियर? नंबर 5, कलेक्टेड इन अ सिस्टेमेटिक मैनर। क्या बोला है? कलेक्टेड इन अ सिस्टेमेटिक मैनर। क्यों सिस्टेमेटिक मैनर में होना चाहिए? क्योंकि मैं ऊपर डेफिनेशन में ही बता दिया था, पहली लाइन में ही बता दिया था कि अगर आंकड़े आपने सही तरीके से कलेक्ट नहीं करे या आंकड़े कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ आई तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरा गलत निकलेगा। क्लियर? फॉर अ प्री-डिटरमाइंड पर्पस, फॉर अ प्री-डिटरमाइंड पर्पस। प्री-डिटरमाइंड पर्पस का मतलब क्या होता है? आप स्टैटिस्टिक क्यों कर रहे हो? कि भाई आपको कोई निर्णय लेना होगा। मगर हमारे भौमिक भाई है, हमारे यश भाई है, आंकड़े अभी कलेक्ट करते हैं 2020 में और इसका इस्तेमाल ये करेंगे 2030 में, तो अभी 2020 के आंकड़े इनको काम आने वाले नहीं है। क्लियर? समझ में आई भाई डेफिनेशन? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो, कुछ ना हुआ हो तो मेरे को बोलो, देख लो कैरेक्टरिस्टिक। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, ऊपर देखो नीचे देखो, अफेक्टेड टू मार्क एक्सपेंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, enumerated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। जो डेफिनेशन पढ़ाई वही लक्षण है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है। और दूसरी आती है लास्ट डेफिनेशन आज के लिए, जो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके, कुछ नवा नहीं है, कि स्टैटिस्टिक की स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सेंस, इसकी व्याख्या देने वाले कौन है? तो इसकी व्याख्या देने वाले जो ऑथर है उनका नाम है क्रॉक्सटन एंड काउडन। क्रॉक्सटन एंड काउडन, उन्होंने क्या बताया देख लो, जो ऊपर पड़ी वही है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। माहिती कलेक्ट करना, उसको सही तरीके से दर्शाना, उसके ऊपर स्टडी करना और अपना सॉल्यूशन देना। क्लियर? आज के लिए इतना इनफ है। क्लियर? कोई डाउट किसी को, एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो इंडिविजुअली। खुशबू, मानव, भौमिक, यस यस भाई अनम्यूट करके पूछ सकते हो। भाई आई एम आस्किंग, अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस, कोई डाउट है? मानव, बीजो यस, कहीं खोवाई गयो एप्पल नो सिंबल आपीने। અહીંયા જ છું સર. हाँ, खुशबू, ભૌમિક, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આટલું ભણી નાખજો। નેક્સ્ટ લેક્ચર પણ આપણે 2 કલાક એવું 2-3 લેક્ચર લઈશું કોન્સ્ટન્ટ। ને મને ટાઈમ બોલો, બધા કેટલા વાગે ફ્રી થઈ જાવ છો? 6:30 કોલેજના લેક્ચર ચાલે છે. ઓકે, ને આપણે શનિવારે બધા જ દિવસે 6:30 છે. એવું છે, આપણે એકાદ દિવસ 5:30 થી લઈ લઈએ તો 5:30 થી 6, 6:15 થી 7 ને 7 થી 7:30। સર જોબ હોય છે, હે? જોબ હોય છે, જોબ। ચાલો કોઈ દિક્કત નહીં, 6 વાગે ચાલશે? 6:30 ની 6 વાગે ચાલશે?
હા હા ચાલશે. ચાલો વે નેક્સ્ટ શનિ રવિ રજા હોય છે, શનિ રવિ રજા હોય છે લાઈક આ તો એ ભાઈ પછી હા. 5 વાગ્યાનું મૂકો યાર, તો કે વધારે ટાઈમ થાય તો ફટાફટ થાય આપણું. એક વખત આપણું હા તો મારી વાત સાંભળો, એક વખત યુનિટ 1 આપણું પૂરું થઈ જાય ને તો આપણું ટેન્શન ઓછું થઈ જાય. કોઈ સૌથી બેકાર યુનિટ 1 જ છે, કારણ કે બધું થિયરી છે એટલા માટે. એક બાર સર ફ્રી ઓફલાઈન પતે. હા બેટા, ઓફલાઈન ક્યારે ચાલુ થશે? હવે તો મોહિત સર ને વાત કરો આના બાળમાં. એ તો પણ અમે Delete થઈ જાય ક્લાસ. આ મોહિત સર નું કન્સર્ન છે ભાઈ. ચાલો બાય, ટેક કેર. ઓકે.